हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब कहाँ से आए? महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष कहा गया, मतलब भारत का देश। अच्छा। फिर जब यूनानी आए, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस कहा, तो उस पार की जमीन हो गई इंडिया। और सदियों बाद मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंदुस्तान कहा। हम इतिहास को 3 अलग-अलग खिड़कियों से देखेंगे। पहली, धर्म ग्रंथ जो हमें विश्वास और समाज के बारे में बताते हैं। दूसरी, ऐतिहासिक ग्रंथ जो सीधे सीधे राजनीति और शासन की बात करते हैं। और तीसरी, जो शायद सबसे दिलचस्प खिड़की है, विदेशियों के विवरण। धर्म ग्रंथ, जब ये शब्द आता है तो दिमाग में सबसे पहले वेद आते हैं। जी हाँ। लेकिन ये सिर्फ एक किताब तो है नहीं, है ना? हमारे नोट्स बताते हैं कि 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हाँ, सबसे पहले ऋग्वेद को लेते हैं, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की स्तुति में रची गई कविताएं या ऋचाएं हैं, लेकिन इन प्रार्थनाओं के बीच हमें उस समय के आर्यों के पॉलिटिकल सिस्टम और समाज की झलकियां मिलती हैं। अच्छा, जैसे कि वो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। हाँ, वो तो ऋग्वेद में ही है ना? हाँ बिल्कुल। विश्वामित्र द्वारा रचे गए तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वां मंडल सोम देवता के बारे में है। लेकिन एक इतिहासकार की नजर से देखें तो सबसे चौंकाने वाली बात 10वें मंडल में मिलती है। यहीं पर पहली बार चातुर्वर्ण समाज का जिक्र आता है। ओह, मतलब वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाला सिस्टम। इसकी शुरुआत का पहला लिखित सबूत ऋग्वेद में है। हाँ, पुरुष सूक्त में इसका एक प्रतीकात्मक उल्लेख है, जिसने आगे चलकर भारतीय समाज की संरचना पर बहुत गहरा असर डाला। अच्छा, अगर ऋग्वेद प्रार्थनाओं का संग्रह है तो फिर बाकी वेदों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बात है, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। बदलाव ही हो रहा था। सामवेद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें ज्यादातर ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं, लेकिन उन्हें संगीतबद्ध कर दिया गया है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। तो हाँ, प्रार्थना अब सिर्फ बोली नहीं जा रही थी, उसे गाया भी जा रहा था। कर्मकांड और संगीतमय हो रहे थे। और यजुर्वेद? यजुर्वेद एक तरह की रूल बुक है। इसमें यज्ञों से जुड़े नियम और कर्मकांडों की विधि बताई गई है। और इसकी खासियत यह है कि ये गद्य और पद्य दोनों में है, जो इसे बाकी वेदों से अलग बनाता है। तो हमारे पास प्रार्थनाएं हो गईं, उनका संगीत हो गया और उन्हें करने के नियम भी हो गए। फिर ये चौथा वेद, अथर्ववेद, कहाँ से आया? ये तो काफी अलग लगता है। अथर्ववेद इन सब से बहुत अलग और जमीन से जुड़ा हुआ है। ये सबसे बाद में रचा गया है। जहाँ बाकी वेद देवताओं और यज्ञों पर केंद्रित हैं, वहीं अथर्ववेद आम इंसान की जिंदगी की बात करता है। इसमें रोग दूर करने के मंत्र हैं, जादू टोना है, शादी ब्याह के गीत हैं, विश्वास और अंधविश्वास हैं। ये उस समय के लोक जीवन का आईना है। मतलब ये उस समय के फोक कल्चर का एक रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें कुछ सामाजिक टिप्पणियां भी हैं जो आज थोड़ी अजीब लगती हैं, जैसे कि कन्याओं की जन्म की निंदा। हाँ, और ये हमें उस समाज के विरोधाभासों को दिखाता है। एक तरफ अथर्ववेद में सभा और समिति, जो उस समय की राजनीतिक संस्थाएं थीं, उन्हें प्रजापति की 2 बेटियों की तरह महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ उसी ग्रंथ में बेटियों के जन्म की निंदा भी की गई है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, और लेकिन मैत्रेयणी संहिता में उसे जुएं और शराब के साथ पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बता दिया गया। वेदों के अलावा पुराण भी तो हैं। पुराण, जिनकी संख्या 18 है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे व्यवस्थित ब्यौरा देते हैं, खासकर राजाओं की वंशावलियों का। अच्छा, तो ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं थी, बल्कि ये एक तरह के राजनीतिक दस्तावेज भी थे। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि अलग-अलग पुराण अलग-अलग राजवंशों से जुड़े हैं। जैसे मत्स्य पुराण, जो सबसे पुराना है, वो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बताता है। विष्णु पुराण से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, और वायु पुराण गुप्त वंश का जिक्र करता है। अरे वाह! इसी तरह बौद्ध और जैन साहित्य भी हमें एक अलग नजरिया देते हैं। पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक और जातक कथाएं या प्राकृत में लिखे गए जैन आगम हमें उस समय के समाज की एक गैर ब्राह्मणवादी तस्वीर दिखाते हैं, जो मुख्यधारा के संस्कृत ग्रंथों से काफी अलग हो सकती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी भी धार्मिक ग्रंथ से बिल्कुल अलग है। ये मौर्य काल में लिखा गया एक बेहद प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कि कुछ हद तक क्रूर मैनुअल है कि एक राज्य को कैसे चलाना चाहिए।
इसमें धर्म या नैतिकता की बातें कम हैं और जासूसी कैसे करें, खजाना कैसे भरें और दुश्मनों को कैसे खत्म करें, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये 15 अधिकरणों में बटा है और शासन चलाने की असलियत को दिखाता है। और कल्हण की राज तरंगिणी के बारे में हमारे नोट्स कहते हैं कि वो बहुत खास है। क्यों? राज तरंगिणी इसलिए मील का पत्थर मानी जाती है क्योंकि ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को तारीखों के हिसाब से यानी क्रमबद्ध रूप से लिखने का पहला बड़ा प्रयास था। इससे पहले इतिहास और पौराणिक कथाएं आपस में बुरी तरह घुली मिली होती थीं। कल्हण ने 12वीं सदी में खास तौर पर कश्मीर का इतिहास लिखते हुए एक इतिहासकार की तरह काम करने की कोशिश की, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये तो संस्कृत व्याकरण की किताब है ना जी। इसमें इतिहास कहाँ से आ गया? पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के नियम समझाने के लिए जो उदाहरण देती है वो उस समय के समाज से लिए गए हैं। वो जिन शहरों, कबीलों और सामाजिक रिवाजों का जिक्र करती है, उनसे हमें मौर्यों से पहले के भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इसी तरह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि का महाभाष्य व्याकरण पर एक टीका होने के बावजूद हमें शुंग वंश के बारे में अहम जानकारी दी जाता है। या फिर फारसी में लिखा चचनामा, जो हमें अरबों की सिंध विजय की पूरी कहानी बताता है। सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों की बात करते हैं। हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिका में भारत का जिक्र किया। हालांकि वो यहाँ कभी आए नहीं थे, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर लिखा। लेकिन जो यहाँ आए उनके विवरण तो सोने की खान जैसे होंगे, जैसे मेगास्थनीस, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। हाँ, मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसकी किताब इंडिका मौर्यकालीन भारत को समझने के लिए एक बेशकीमती स्रोत है। दुख की बात यह है कि इंडिका अपने असली रूप में अब मौजूद नहीं है। हमें उसके अंश दूसरे यूनानी लेखकों की किताबों में मिलते हैं। जैसे भारतीय ग्रंथों में 4 वर्णों का जिक्र है, लेकिन मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा: दार्शनिक, किसान, सैनिक, चरवाहे वगैरह। नोट्स में टेसियस का भी जिक्र है, जिसके बारे में कहा गया है कि उसकी बातें भरोसे लायक नहीं थीं। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। टीसीएस ईरान का राजवैद्य था और उसने भारत के बारे में जो लिखा वो अजब गजब कहानियों से भरा था, जैसे यहाँ कुत्तों जैसे सिर वाले लोग रहते हैं। जाहिर है इतिहासकार उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मतलब दूसरी सदी में टॉलेमी नाम के एक विद्वान ने बाकायदा भारत का भूगोल नाम की किताब लिख दी। ये उस जमाने का गूगल मैप्स बनाने की एक कोशिश थी, समझिए। और सिर्फ भूगोल ही नहीं, प्लिनी नाम के एक लेखक ने तो नेचुरल हिस्ट्री में भारत के पेड़ पौधों और जानवरों तक के बारे में लिखा। एक बहुत ही रहस्यमय किताब है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। हाँ, इसका लेखक तो अज्ञात है ना? बिल्कुल, कोई नहीं जानता किसने लिखी, लेकिन उसने भारत के बंदरगाहों, समुद्री रास्तों और क्या-क्या सामान यहाँ से जाता था, इसका ऐसा जबरदस्त गाइड लिखा है कि उसे हम प्राचीन दुनिया का लोनली प्लैनेट फॉर सी ट्रेडर्स कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चीनी यात्रियों की। ये एक बिल्कुल अलग समूह था। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षु थे जो ज्ञान की तलाश में थे। उनका मिशन था बौद्ध धर्म की जड़ों तक पहुंचना, पवित्र जगहों को देखना और सबसे जरूरी असली बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके वापस चीन ले जाना। और इस मिशन पर निकले लोगों में सबसे पहला बड़ा नाम आता है फाहियान का। वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। उसने अपनी किताब फूगूजी में क्या खास लिखा? फाहियान ने जो देखा वो एक शांत और खुशहाल भारत था। उसने लिखा कि मध्य प्रदेश के लोग सुखी हैं, समृद्ध है, प्रशासन उदार है और सजाएं ज्यादा कठोर नहीं है। लेकिन शायद सबसे मशहूर नाम तो हुएनसांग का है। कहते हैं वो यहाँ 15 साल रहा। वो हर्षवर्धन के समय भारत आया और 15 साल इसलिए रुका क्योंकि उसे ज्ञान का खजाना मिल गया था, बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, नालंदा। हाँ, उसने वहाँ के महान आचार्य शीलभद्र से पढ़ाई की और बाद में पढ़ाया भी। और उसने अपनी यात्रा के बारे में CU की नाम की किताब में लिखा। उसने 138 देशों का जिक्र किया है, जो हमें उस दौर के सिल्क रूट और भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को समझने में मदद करता है। उसके बाद इत्सिंग जैसे यात्री भी आए, जिन्होंने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज के बारे में लिखा, जिससे पता चलता है कि भारत उस समय दुनिया के लिए एक एजुकेशन हब था। अरबी लेखक
इनका भारत आने का संदर्भ तो बहुत ही अलग था। बिल्कुल। अरबी लेखक एक ऐसे समय में आए जब भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ एक ऐसा विद्वान भारत आया जो तलवार से नहीं, कलम से दुनिया को देख रहा था। उसका नाम था अल-बरूनी। हाँ, अल-बरूनी और उसकी किताब तहकीक-ए-हिंद यानी भारत की खोज। इसे इतना खास क्यों माना जाता है? खास इसलिए क्योंकि अल-बरूनी का काम आज के किसी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसा है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि भारतीय क्या मानते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि वो ऐसा क्यों मानते हैं। अच्छा, वो क्यों पर फोकस करता था? हाँ, वो सिर्फ त्योहारों की लिस्ट नहीं बनाता, वो ज्योतिष और खगोल विज्ञान के पीछे के गणित को समझने की कोशिश करता है। ये उस दौर के लिए एक क्रांतिकारी सोच थी। यही चीज तहकीक-ए-हिंद को एक यात्रा वृतांत से उठाकर एक गहरी सामाजिक स्टडी बना देती है। और फिर एक और मशहूर यात्री आया, इब्ने बतूता। मोरक्को से चल के मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली पहुंचा। इब्ने बतूता की कहानी तो किसी फिल्म जैसी है। उसकी किताब रहला में उस दौर की दिल्ली और सल्तनत की जो झलकियां मिलती हैं ना, वो हैरान करने वाली हैं। वो हमें बाजारों, सड़कों और सुल्तान के अजीबो-गरीब फैसलों के बारे में बताता है। और एक बात तो कमाल ही है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी जज बना दिया था। मतलब एक विदेशी यात्री आता है और सुल्तान उसे सीधे शहर का सबसे बड़ा जज नियुक्त कर देता है। ये तो आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है। ये हमें सुल्तान के बारे में दो बातें बताता है। एक, कि वो प्रतिभा की कद्र करता था, चाहे वो कहीं से भी आए। और दूसरा, शायद ये उसकी सनक का भी एक उदाहरण था। कह सकते हैं, लेकिन इससे ये जरूर पता चलता है कि उस दौर में दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी कि एक मोरक्कन विद्वान दिल्ली में न्याय कर रहा था। तो हमने यात्रियों की कहानियां सुन ली। अब हम बात करेंगे उन सबूतों की जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो पत्थर पर लिखे हैं, यानी अभिलेख। इनके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये उस दौर के ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं। तो कुछ ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड के उदाहरण दीजिए जिनसे हमारी समझ बदल जाती है। सबसे पहले कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इसकी खास बात यह है कि इसमें पहली बार भारतवर्ष शब्द का जिक्र मिलता है, एक भौगोलिक इकाई के तौर पर। पूरे देश के लिए एक नाम। हाँ, इसी तरह स्कंदगुप्त का भितरी अभिलेख हमें सीधे सीधे बताता है कि भारत पर हूणों का भयानक आक्रमण हुआ था। ये किसी यात्री की कहानी नहीं, राजा का अपना बयान है। और क्या ये पत्थर सिर्फ युद्ध और राजनीति की ही बातें करते हैं? नहीं नहीं, ये समाज के बारे में भी बताते हैं। जैसे भानुगुप्त का एरण अभिलेख, जो हमें सती प्रथा के पहले लिखित सबूत तक ले जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला सबूत मिलता है विदिशा के पास। वहां एक गरुड़ स्तंभ है, जिसे होलियोडोरस नाम के एक यूनानी राजदूत ने बनवाया था। एक सेकंड, एक यूनानी राजदूत ने हिंदू देवता गरुड़ के सम्मान में स्तंभ बनवाया? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ एक पत्थर का खंभा नहीं है, ये दो संस्कृतियों के संगम का जीता जागता सबूत है। सोचिए जरा, एक यूनानी जो हजारों मील दूर से आया है, वो यहाँ के भागवत धर्म से इतना प्रभावित होता है कि वो उसके सम्मान में एक स्तंभ बनवाता है। इन अभिलेखों के बाद आते हैं सिक्के, छोटे छोटे धातु के टुकड़े। ये क्या कहानी कहते हैं? ये सिक्के उस दौर का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है। जहां जहां ये मिले, समझ लीजिए वहां वहां ट्रेड हो रहा था। भारत के सबसे पुराने सिक्के पंचमार्क कहलाते थे, जिन पर सिर्फ निशान होते थे, लिखा कुछ नहीं होता था। सिक्कों पर लिखने का चलन यूनानी शासकों ने शुरू किया, जिससे हमें राजाओं के नाम और समय का पता चलने लगा। और ये सिक्के सिर्फ व्यापार ही नहीं, राजा के शौक के बारे में भी कुछ बताते होंगे। बिल्कुल। जब हमें समुद्रगुप्त का एक ऐसा सिक्का मिलता है जिस पर वो वीणा बजा रहा है, तो ये इस बात का पक्का सबूत बन जाता है कि वो सिर्फ एक महान विजेता ही नहीं, बल्कि एक संगीत प्रेमी भी था। ये एक छोटा सा सिक्का उस सम्राट को एक मानवीय चेहरा दे देता है। और व्यापार की बात करें तो अरिकमेडू से जो रोमन सिक्के मिले हैं। हाँ, पुदुचेरी के पास अरिकमेडू, वहां से मिले रोमन सिक्के इस बात का ठोस जमीनी सबूत है कि रोम के साथ भारत के व्यापारिक संबंध कितने घनिष्ठ थे। ये पेरिप्लस जैसी किताबों की बातों को सच साबित करते हैं। इतिहास को लेखन कला के आधार पर 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। चलिए पहले इसी को समझते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है।
ये हमें बताएगा कि हम जो भी जानते हैं वो कितना पक्का है और कितना अंदाजा। तो ये 3 हिस्से कौन-कौन से हैं? देखिए, ये वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पास उस समय के लिखित सबूत हैं या नहीं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से भी पहले का। एक तरह से हाँ, ये वो समय है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई किताब, कोई लेख, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो फिर हमें पता कैसे चलता है? हम पूरे तरह से, आप कह सकते हैं कि एक जासूस की तरह काम करते हैं। पत्थर के औजार, पुरानी हड्डियां, गुफाओं में बने चित्र, बस इन्हीं सुरागों के सहारे कहानी गढ़ते हैं। पाषाण काल इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब यहाँ सब कुछ अनुमान पर आधारित है, सबूतों को जोड़ कर तस्वीर बनाई जाती है। तो फिर दूसरा दौर कौन सा है? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक। हाँ, यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। इस दौर के लोगों को लिखना तो आता था, उनकी अपनी लिपि थी, लेकिन हम आज तक उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, उनकी मोहरों पर कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है ये आज भी एक पहेली है। वाह, मतलब हमारे हाथ में एक बंद चिट्ठी है जिसे हम खोल नहीं पाए। बिल्कुल यही बात है। और आखिर में आता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ से तस्वीर साफ होने लगती है। हाँ, ये वो दौर है जहाँ से हमें ऐसे लिखित सबूत मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। वैदिक काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। मतलब ग्रंथ, शिलालेख, सिक्के, ये सब। हाँ, यहाँ से हमें दस्तावेज मिलने लगते हैं जो खुद अपनी कहानी बताते हैं। हमारा अनुमान कम और जानकारी ज्यादा पुख्ता हो जाती है। तो चलिए इसी ढांचे के हिसाब से सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब कोई लिखाई नहीं थी, प्रागैतिहासिक काल। बिल्कुल। नोट्स के मुताबिक ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस धरती पर करीब 30-40 हजार साल पहले आए। लेकिन भारत में उनके होने का पहला पक्का सबूत हमें कहाँ मिला? भारत में मनुष्य का पहला ठोस प्रमाण मिला है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी? हाँ, ये एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने भारतीय इतिहास की कहानी को बहुत पीछे तक धकेल दिया। और एक और बात नोट्स में लिखी है मानवाप-कपी के बारे में। हाँ, वो भी एक मजेदार तथ्य है। भारत का सबसे पुराना मानवाप-कपी यानी ह्यूमन एप असम में पाया जाने वाला श्वेतभ्रू गिब्बन है। अच्छा। और इन शुरुआती इंसानों की जिंदगी के बारे में हमें पता कैसे चलता है? मुझे लगता है उनके छोड़े हुए औजारों से। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट का। हाँ, उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता भी कहा जाता है। सोचिए 1863 में, जब ज्यादातर लोग इन चीजों को बस टूटे-फूटे पत्थर समझते थे, तब उन्होंने क्या किया? तब इस भूविज्ञानी ने तमिलनाडु के पल्लवरम में एक पत्थर को पहचानकर कहा, नहीं, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये किसी इंसान का बनाया हुआ औजार है। कमाल है, ये भारत के अतीत को खोजने की दिशा में पहला बड़ा कदम था। बिल्कुल। तो इस युग का इंसान जो ऐसे औजार बना रहा था, जीता कैसे था? आखेटक संग्राहक, हंटर गैदरर। सीधे शब्दों में कहें तो उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रकृति पर टिकी थी। वो शिकारी थे और कंदमूल, फल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते थे। मतलब आज जो मिल गया वो खा लिया, कल की कोई गारंटी नहीं थी। हाँ, उनका कोई स्थायी घर नहीं था। जहां भोजन और पानी मिला, वहीं डेरा डाल लिया। जीवन बहुत अनिश्चित और मुश्किल था। लेकिन इसी मुश्किल भरी जिंदगी में उन्होंने एक ऐसी खोज की जिसने मतलब पूरा खेल ही पलट दिया। आग। ये एक क्रांति थी, शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। इसने उन्हें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं दी होगी, है ना? सुरक्षा और गर्मी तो थी ही, पर सबसे बड़ा बदलाव आया उनके खाने में। पका हुआ भोजन पचाना आसान होता है। बिल्कुल, और उससे पोषण भी ज्यादा मिलता है। और शायद यहीं से नवपाषाण काल की कहानी शुरू होती है। नवपाषाण क्रांति। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। सोचकर देखिए, पहला और सबसे बड़ा बदलाव था कृषि का आविष्कार। खेती। हाँ, इंसान ने बीजों को बोना और फसल उगाना सीख लिया। अब उसे रोज भोजन की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी। तो जब खेती शुरू की तो आपको अपनी फसल की देखभाल के लिए एक जगह स्थायी रूप से बसना पड़ा। ये दूसरा बड़ा बदलाव था। अच्छा, तो खेती की वजह से रुकना पड़ा, और जब रुक गए तो? जब आप एक जगह बस गए तो आपने अपने आसपास के जानवरों को काबू में करना सीखा। यहीं से पशुपालन की शुरुआत हुई। ये तीसरा बड़ा बदलाव था। कुत्ता पहला पालतू जानवर बना। हाँ, शायद एक दोस्त और शिकारी साथी के तौर पर। जब आपके पास खेती से अतिरिक्त अनाज होने लगा, बस्तियां बस गईं, तो सामान भी बढ़ गया। उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ। और क्या हमारे पास इसके पक्के सबूत हैं? पहली फसलें कहाँ उगी इस तरह के? हाँ, बिल्कुल हैं। जैसे सबसे पहली फसलों में
गेहूं और जौ के सबूत हमें पश्चिमी बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ और चावल? चावल की खेती के सबसे पुराने निशान उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में पाए गए हैं। और इन नए कामों के लिए नए औजार भी तो चाहिए होंगे, पत्थर के अलावा? निश्चित रूप से। इस दौर का मुख्य औजार थी कुल्हाड़ी, जो तमिलनाडु के अतरी पक्कम से मिली है। लेकिन इससे भी बड़ा बदलाव तब आया जब इंसान ने पत्थर के बाद पहली बार किसी धातु का इस्तेमाल किया, तांबा। यहीं से ताम्र पाषाण काल की शुरुआत होती है। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ। भारत का सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो इसी सभ्यता का हिस्सा था। सिंधी भाषा में इसका मतलब है मृतकों का टीला। ये नाम ही कितना रहस्यमयी लगता है। और ये सभ्यता अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये 2400 से 1700 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी। 4500 साल पहले? हाँ, आप कल्पना कीजिए, आज से 4500 साल पहले इसे 20वीं सदी में फिर से दुनिया के सामने लाया गया। किसने? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की। ये पहला स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और मोहनजोदड़ो? वो अगले ही साल 1922 में राखल दास बैनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे खोज निकाला। इन दो शहरों ने दुनिया को हैरान कर दिया और भारत के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले गए। और ये कोई छोटी मोटी स्थानीय सभ्यता नहीं थी, है ना? ये एक बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। बहुत बड़े। इसका फैलाव आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्सों तक था। इसकी सीमाएं कहाँ तक थीं? देखिए, उत्तर में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांदा तक, दक्षिण में महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे दायमाबाद तक। और पूर्व पश्चिम में? पूरब में उत्तर प्रदेश में हिंड नदी पर आलमगीरपुर तक और पश्चिम में बलूचिस्तान में दाश्क नदी पर सुतका गेंडोर तक। क्या कोई बाहरी कनेक्शन भी था इनका? हाँ, एक और दिलचस्प बात मेसोपोटामिया यानी आज का इराक के अभिलेखों से पता चलती है। वहां मेलूहा नाम की जगह का जिक्र है, जहां से व्यापार होता था। और मेलूहा सिंधु क्षेत्र को ही माना जाता है। ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है, यानी ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाली सभ्यता थी। देखिए, उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग। ये कोई बेतरतीब बसे शहर नहीं थे। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे। मतलब मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थीं और एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थीं। ये तो सुनने में बहुत आधुनिक लगता है। जैसे आज का चंडीगढ़। और मैंने पढ़ा है कि शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बटे होते थे। हाँ, ज्यादातर शहर 2 हिस्सों में थे। एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, और एक निचला शहर। दुर्ग वाला हिस्सा एक ऊंचे चबूतरे पर बना होता था और किलेबंद होता था। तो ये एक तरह से प्रशासनिक केंद्र जैसा रहा होगा। बिल्कुल। यहीं पर सारी महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें होती थीं, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार या अन्न भंडार। निचला शहर वो जगह थी जहां आम लोग रहते थे, लेकिन वो भी पूरी तरह से योजनाबद्ध था। और ये सब बना था पक्की हुई ईंटों से। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। उस जमाने में जब मिस्र के लोग कच्ची ईंटों का इस्तेमाल कर रहे थे, ये लोग पकी हुई ईंटें इस्तेमाल कर रहे थे। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा महत्व है। पकी हुई ईंटें ज्यादा मजबूत होती हैं और पानी से खराब नहीं होती। यह दिखाता है कि वे टिकाऊ निर्माण करना चाहते थे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है उन ईंटों का मानकीकरण। मानकीकरण? हाँ, चाहे आप हड़प्पा में खुदाई करें या धोलावीरा में, जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, आपको ईंटें एक ही अनुपात में मिलेंगी, 1.2.4। और यही सोच हमें उनकी जल निकासी प्रणाली में भी दिखती है ना? हाँ, उनका ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं कि वो प्राचीन दुनिया में सबसे बेहतरीन था। शायद आज भी कई शहरों से बेहतर हो। आप कह सकते हैं। हर घर का अपना बाथरूम और नाली होती थी। ये नाली घर से निकलकर गली की मुख्य नाली से जुड़ती थी। ये नालियां भी पक्की ईंटों से बनी थी और उन्हें ऊपर से ढका जाता था ताकि सफाई भी हो सके और बदबू भी ना फैले। उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी खेती। वे गेहूं, जौ, दालें और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कालीबंगन में तो हमें जुते हुए खेत का सबूत मिला है, जहां एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थीं। मतलब डबल क्रॉपिंग? हाँ, डबल क्रॉपिंग। वे सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। खेती से जो अतिरिक्त अनाज पैदा होता था, वही उनकी शहरी आबादी का पेट भरता था और व्यापार का आधार बनता था। व्यापार, मैंने सुना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी माहिर थे। हाँ, वो अपने समय के ग्लोबल ट्रेडर्स थे। उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक थे। हमें मेसोपोटामिया के ग्रंथों में मेलूहा
नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है जो अमीर और एग्जॉटिक चीजों के लिए जानी जाती थी। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मिलुहा सिंधु घाटी क्षेत्र का ही नाम था। तो वे क्या बेचते और खरीदते थे, और ये व्यापार होता कैसे था? क्या उनके पास सिक्के थे? सिक्के नहीं थे। व्यापार वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। वे यहां से शायद सूती कपड़े, कीमती मनके, हाथी दांत और लकड़ी जैसी चीजें बाहर भेजते थे। और बदले में क्या मंगवाते थे? बदले में वो राजस्थान के खेतरी से तांबा, दक्षिण भारत से सोना और अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली जैसा कीमती नीला पत्थर मंगवाते थे। गुजरात का लोथल शहर इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहां हमें एक विशाल मानव निर्मित गोदी यानी डॉकयार्ड मिला है, जहां जहाज आकर रुकते थे। तो लोथल उनका मुख्य बंदरगाह था। हाँ, उनके समुद्री व्यापार का केंद्र था। ये सब लेनदेन का हिसाब कैसे रखते होंगे? यहीं पे शायद उनकी मोहरें और लिपि काम आती होंगी। बिल्कुल सही। हमें हजारों की संख्या में सेल खड़ी पत्थर की बनी मोहरें मिली हैं। इन पर जानवरों की शानदार आकृतियां बनी हैं, जैसे एक सींग वाला बैल, गैंडा, बाघ, और साथ में कुछ लिखा भी है। और जो उन पे लिखा है वही तो असली रहस्य है, उनकी लिपि। और ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी लिपि है, लेकिन आज तक हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। आज तक नहीं? नहीं, हम नहीं जानते कि उन मोहरों पर किसी राजा का नाम लिखा है, किसी देवता का मंत्र है, या बस ये लिखा है कि इस बोरी में 10 किलो जौ है। आपने बिल्कुल सही समझा, और यही वजह है कि उनके समाज और धर्म के बारे में हमारी समझ अधूरी है। हमें कोई मंदिर नहीं मिला है, जो उस दौर की बाकी सभ्यताओं से बहुत अलग बात है। कोई मंदिर? हाँ। तो क्या वे किसी चीज में विश्वास नहीं करता थे? विश्वास तो करते थे, लेकिन शायद उनका धर्म बहुत व्यक्तिगत किस्म का था। हमें बड़ी संख्या में मिट्टी की बनी नारी मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृ देवी माना जाता है। शायद वे उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। और वो पशुपति वाली मुहर क्या? हाँ, वो एक बहुत प्रसिद्ध मुहर है। इसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा है और उसके चारों ओर जानवर हैं। कुछ लोग इसे भगवान शिव का आदि रूप मानते हैं। इसके अलावा वे शायद पेड़ों, जानवरों और आग की भी पूजा करते थे, जैसा कि कालीबंगन में मिली अग्निवेदियों से पता चलता है। अब आते हैं सबसे दुखद सवाल पर। इतनी महान और उन्नत सभ्यता का अंत कैसे हो गया? ये शानदार शहर वीरान कैसे हो गए? इसका भी कोई एक जवाब नहीं है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन? हाँ, शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सूखा पड़ने लगा, और सरस्वती जैसी जीवन देने वाली नदियां सूख गई। तो प्रकृति ने ही उनके खिलाफ काम किया? काफी हद तक। कुछ इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आने के भी सबूत मिले हैं। जमीन की उर्वरता कम हो गई होगी, और जब खेती बर्बाद होने लगी तो शहरों का आधार ही खत्म हो गया। और हम इसके अध्याय 4 यानी वैदिक सभ्यता पर बात करेंगे। जी। वैदिक सभ्यता। हाँ, ये वो समय था जब भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव रखी जा रही थी। इसे 2 भागों में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हाँ, ये कहानी है वैदिक सभ्यता की। इसका समय मोटे तौर पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है। और इसे समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में देखेंगे। पहला ऋग्वैदिक काल, मतलब शुरुआती दौर, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जब सब कुछ बदलने लगा था। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो आर्य माने जाते हैं। स्रोत बताते हैं कि मैक्स मूलर जैसे इतिहासकारों का मानना है कि वे मध्य एशिया से आए थे। जी, और वहां से निकलकर वे सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान के उस इलाके में बसे जिसे हम सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र कहते हैं। उनकी भाषा संस्कृत थी। हाँ। ये एक ग्रामीण कबीलाई समाज था। उनकी पूरी दुनिया, उनका रहन सहन, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता था। तो चलें पहले उनके शुरुआती दौर यानी ऋग्वैदिक काल की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल यही है कि अगर ये कबीलाई समाज था तो उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती होगी? मतलब आज की तरह कोई प्रधानमंत्री या संसद तो नहीं होते होंगे? नहीं, वैसा तो बिल्कुल नहीं था। उनकी व्यवस्था बहुत सीधी सादी थी, रिश्तों पर आधारित। सबसे छोटी इकाई थी कुल यानी परिवार। और उसका मुखिया? कुल्प कहलाता था। फिर कई परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, जिसके लीडर को ग्रामीणी कहते थे। अच्छा, ग्रामीणी। तो वो एक तरह से गांव का मुखिया होता होगा? मुखिया भी, और लड़ाई के मैदान में कबीले का लीडर भी। तो ये एक पिरामिड की तरह ऊपर जाता होगा, है ना? एकदम सही। कई गांवों को मिलाकर बनता था विश। उसका प्रमुख विशपति होता था, और कई विश मिलकर बनाते थे जन यानी पूरा कबीला।
और इसी जन के मुखिया को राजन या राजा कहते थे। हाँ, लेकिन ये राजा आज के राजाओं जैसा नहीं था। कोई महल में रहने वाला असीमित शक्तियों वाला शासक नहीं, वो अपने कबीले का रक्षक और नेता ज्यादा था। मतलब राजा अकेले सारे फैसले नहीं लेता होगा, उसकी मदद के लिए भी तो कोई टीम होती होगी। जरूर होती थी। राजा के पास अपनी एक टीम थी। आप उसे एक तरह से आज की कैबिनेट समझ सकते हैं। अच्छा। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे पुरोहित, जो राजा के गुरु और मुख्य सलाहकार होते थे। हमें 2 बड़े पुरोहितों के बारे में पता चलता है, वशिष्ठ जो थोड़े परंपरावादी थे और विश्वामित्र जो काफी उदार माने जाते थे। और सुरक्षा, जासूसी, इन सब के लिए? उसके लिए भी पूरा इंतजाम था। सुरक्षा के लिए पुरप यानी किले का इंचार्ज और उग्र थे, जो आज की पुलिस की तरह अपराधियों को पकड़ते थे। और जासूसी? जासूसी का काम स्पष्ट नाम के गुप्तचर करते थे। इन सब के अलावा रत्नी कहे जाने वाले 12 और महत्वपूर्ण लोग थे। रत्नी ये कौन थे? ये राजा के निजी सहयोगी थे, जैसे सूत जो उसका सारथी और युद्ध में साथी होता था, या रथकार जो रथ बनाता था। पर क्या आम लोगों की भी कोई आवाज थी, या बस राजा और उसके अधिकारी ही सब तय करते थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर ऋग्वेदिक काल की सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। राजा को सलाह देने के लिए 2 संस्थाएं थीं, सभा और समिति। सभा और समिति? हाँ, समिति आम लोगों की सभा थी। वो राजा को चुनने और उस पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। और सभा? सभा कुछ चुनिंदा बड़े बूढ़े या कुलीन लोगों की संस्था थी। मैंने सुना है कि इन सभाओं में महिलाएं भी हिस्सा ले सकती थीं। क्या ये सच है? हाँ, और ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही प्रगतिशील बात थी। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थीं। वाओ! यहाँ वर्ण व्यवस्था का शुरुआती रूप तो मिलता है, जिसका जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म यानी आपके काम पर आधारित थी। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि एक लोहार का बेटा अगर बहुत ज्ञानी है तो वो ब्राह्मण बन सकता था? बिल्कुल। और एक ब्राह्मण का बेटा अगर व्यापार करता है तो वैश्य कहलाता था? एकदम सही समझा। एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग हो सकते थे। ऋग्वेद में एक ऋषि कहते हैं, मैं एक कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती हैं। ये तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि समाज में काम को लेके कितनी सहजता थी। समाज का कंट्रोल पुरुषों के हाथ में, यानी पेट्रियार्कल जरूर था, पर इसके बावजूद औरतों की हालत काफी बेहतर थी। जैसा हमने अभी देखा कि वो सभा समिति में जा सकती थी। और क्या अधिकार थे उनके पास? उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता जैसी कई पढ़ी लिखी विदुषी स्त्रियों का जिक्र मिलता है, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना तक की। जी हाँ। समाज में बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी कोई बुराई नहीं थी। विधवा स्त्री को अपने देवर से विवाह करने की इजाजत थी। और जो महिलाएं जीवन भर शादी नहीं करना चाहती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था और समाज में उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता था। चलिए अब उनके भगवानों और मान्यताओं पर आते हैं। उनका सबसे पसंदीदा देवता कौन था? उनके सबसे बड़े हीरो थे इंद्र। इंद्र? युद्ध के देवता और बारिश के देवता। क्योंकि उस समय कबीलों में अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी और खेती के लिए बारिश जरूरी थी, इसलिए इंद्र उनके सबसे प्रिय देवता बन गए। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्त अकेले इंद्र को ही समर्पित हैं। और इंद्र के बाद? इंद्र के बाद दूसरा नंबर आता था अग्नि का। अग्नि को भगवान और इंसानों के बीच का मैसेंजर या कह लें कि मध्यस्थ माना जाता था। मतलब यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती थी। बिल्कुल। और तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे वरुण, जो प्रकृति के नियमों को चलाते थे। उन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। इनके अलावा सोम वनस्पति के देवता थे और मरुत आंधी तूफान के देवता। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, गायत्री मंत्र, उसकी रचना भी इसी दौर में हुई थी, है ना? हाँ, गायत्री मंत्र जो सावित्री नामक देवता को समर्पित है, उसकी रचना विश्वामित्र ने इसी काल में की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। और जानवरों में गाय का बहुत महत्व था शायद। बहुत ज्यादा। गाय उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी, उसे पवित्र माना जाता था और उसके लिए एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, अधन्या। अधन्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसे मारा ना जा सके। गाय एक तरह से उनकी दौलत थी। मतलब उस जमाने में जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। बिल्कुल। और इसी से एक और दिलचस्प शब्द जुड़ा है, गविष्टि। इस शब्द का मतलब है गायों की खोज, लेकिन इसका इस्तेमाल युद्ध के लिए होता था।
एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि उस समय युद्ध को गायों की खोज कहा जाता था? ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब आज के जमाने में जैसे हम कहते हैं तेल के लिए युद्ध, जी। उस समय गायों के लिए युद्ध होता था। ज्यादातर लड़ाइयां पशुधन खासकर गायों पर कब्जा करने के लिए ही होती थीं। इसी दौर का एक बहुत बड़ा युद्ध था दसराग्य युद्ध। हाँ, 10 राजाओं का युद्ध। जी, ये युद्ध परुष्णीय नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, के किनारे राजा सुदास और 10 दूसरे कबीलों के एक संघ के बीच लड़ा गया था और इसमें राजा सुदास की जीत हुई थी। तो ये थी ऋग्वेदिक काल की दुनिया। जी। लेकिन फिर करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास कुछ बड़ा बदला, है ना? हाँ, एक बड़ा बदलाव आया। लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा और